हेलो दोस्तों। आज से हम क्या है कि 35 क्वेश्चन का हमारा जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री हायर में, उसके 35 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगवाएंगे। चीज़ें अगर हो पाई, अगर समय मुझे मिल पाएगा तो 70 क्वेश्चन का 2 सेक्शन में चीज़ें वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और इसका पीडीएफ जो है वो चला जाएगा उस पर, क्या नाम है, मेरे टेलीग्राम पे। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपना तैयारी अच्छे से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए और अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला सवाल हमारा आता है कि निम्नलिखित में कौन सा स्रोत पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में नहीं आता। कौन सा स्रोत है इसमें, हमारा कौन सा स्रोत है। ठीक, देखिए, आप अगर देखेंगे क्या है अभिलेख। ठीक, अभिलेख आप देखेंगे, अभिलेख हमारा किस में आ जाएगा, अभिलेख हमारा आ जाएगा किस में, पुरातात्विक में आ जाएगा। सिक्के हमारे पुरातात्विक में आ जाएंगे, स्मारक ये हमारे पुरातात्विक में। लेकिन क्या पुराण, पुराण हमारे ये साहित्यिक स्रोत में आता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। इंडिका, इंडिका किसने लिखी है। इंडिका क्या फाहियान ने लिखी है, ठीक, या मेगास्थनीज लिखी है, या वेंसांग ने लिखी है, या अल्बरून ने लिखी है, किसने लिखी है। ये हमारा इंडिका लिखा है कौन, मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने, मेगास्थनीज ने लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। ठीक, बी से मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज था यूनानी राजदूत। क्या था, यूनानी राजदूत था, राजदूत था। ठीक, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब सीएम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इसके शासनकाल में ये आया था। ठीक है, ये मौर्य काल के बारे में इस पुस्तक से जानकारी मिलती, मौर्यकालीन। ठीक, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है इससे। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस अभिलेख में पहली बार प्रशासनिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का उपयोग किया गया। किस अभिलेख में, किस अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, या अशोक का गिरनार अभिलेख में, या समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, या कनिष्क के मथुरा अभिलेख में, किसमें इसका उल्लेख आता है। ये हमारा आता है, इसमें आता है, किसमें, ये आता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक, रुद्रदामन 150 ईस्वी के आसपास। ठीक, रुद्रा पहला दीर्घ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की नींव किसने रखी थी। बताइए किसने रखी थी, एएसआई की नींव किसने रखी। क्या विलियम जोन्स ने रखी थी, कनिंघम ने रखी थी, जॉन मार्शल ने रखी थी, या मार्टिन व्हीलर ने रखी थी, किसने रखी थी। ये रखी थी ऑप्शन नंबर बी, किन्होंने, कनिंघम ने। किन्होंने रखी थी, कनिंघम ने। ठीक, कनिंघम ने रखी थी ये 1861। ठीक, एएसआई, एएसआई। ठीक, और इसके पहले महानिदेशक भी कौन थे, इसके पहले महानिदेशक कौन थे,
कनिंघम महानिदेशक किसके, इसके महानिदेशक पहले यही थे, कौन, कनिंघम थे। ठीक, ये चीज़ याद रहे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारतीय इतिहास पुनर्निर्माण में सिक्के अत्यंत उपयोगी स्रोत हैं। कारण है कि सिक्कों से सांस्कृतिक उपाधियाँ, धर्म, कालखंड, व्यापार में आर्थिक दशाओं का बोध होता है। क्या बात है, क्या यार दोनों सही व्याख्या करते हैं? या ए यार दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ए सही यार गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है? क्या इसका सही है? इसका सही है, इसकी बात सही है क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्के अत्यंत उपयोगी स्रोत हैं, क्योंकि सिक्कों से सांस्कृतिक उपाधियाँ, धर्म, कालखंड, व्यापार, मार्ग, आर्थिक दशाओं का उपयोग होता है। शकों के बारे में तो हमें सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। ठीक, कुषाणों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उनके सिक्कों के बारे में जानकारी मिलता है। आर्थिक दशा क्या है कि गुप्त काल की सिक्कों से ही हमें सूचना मिलती है। अब देखते हैं इसमें विदेशी यात्री जो आए हैं उनका कालखंड क्या क्या रहा है, वो कब कब आए हैं। ठीक, कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, ठीक है, और कौन किसके काल में आया है। ठीक, मेगास्थनीज किसके काल में आया है, फायान किसके काल में आया, हर्षवर्धन वेन्सांग किसके, अल्बरूनी किसके काल में आया। ठीक, अब आते हैं, पहला हमारा आ है ए है ना, ए है, ए हमारा है ये हर्षवर्धन। ठीक, हर्ष के काल में कौन आया, ह्वेन। हर्ष काल में कौन है, ह्वेन सांग आए। तो हर्ष और ह्वेन मतलब ए का थ्री किस में आ रहा है, ए का थ्री का ए हमारा आ रहा है किसमें, डी में। ए का थ्री डी में, दो में आ रहे हैं, किसमें, दो में आ रहे हैं। इसके मतलब इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसके मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक, अब क्या है कि मेगास्थनीज किस किस काल में आया है, वन का बी चंद्रगुप्त मौर्य। अब बी का वन किस में आ रहा है, बी का वन किस में आ रहा है, बी का वन ये इसमें आ रहा है। इसका इसमें तो ना, इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन ए सही है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से कथन सही, अर्थात कौटिल्य द्वारा रचित राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। क्या बात ये सही? राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। क्या बात सही? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त रचित नाटक जो मौर्य काल पर प्रकाश डालता है। इसमें से कौन सा सही है बताइए? इसमें सही है, इसमें से तीनों सही हैं। तीनों चीज़ें के बारे में बात करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पाषाण काल को मुख्यतः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? पाषाण काल कितने काल खंडों में बांटा जाता है? पता है कितने काल खंडों में बांटा जाता है पाषाण काल? 2, 3, 4, 5। पाषाण काल 3 काल खंडों में बांटा जाता है। कौन कौन? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण, ठीक, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, नवपाषाण काल का प्रमुख भारतीय स्थल बुर्जहोम किस राज्य में है? किस राज्य? बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। कहाँ है बुर्जहोम? हमारा पड़ता है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ये किस लिए फेमस है? गर्तावास। ये गर्त आवास के लिए फेमस है। गर्तावास के लिए फेमस है। कौन? बुर्जहोम। यहाँ बहुत फेमस है। अब आते हैं भीमबेटका। मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफाएं किस प्रकार की कला के लिए विश्वविख्यात हैं? टेराकोटा, शैल चित्र, ताम्रलेखन, मन का निर्माण किसके लिए विश्वविख्यात हैं? बताइए तो। ये अपने रॉक
रॉक पेंटिंग लिए, रॉक पेंटिंग के लिए अपने बहुत फेमस है ये, कौन? शैलचित्र, रॉक पेंटिंग के लिए। यूनेस्को ने इसे क्या है कि 2008 में शामिल किया, विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 30,000 वर्ष पुराने, 30,000 कितने? 30,000 वर्ष, 30,000 वर्ष BC, ठीक, शैलचित्र रॉक पेंटिंग मिली है। ठीक, विश्व धरोहर स्थल है, क्या है? विश्व धरोहर स्थल। ठीक ठीक, स्थल कहाँ पाया जाता है? MP में। ये सारे क्या है कि इसमें 5-6 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ताम्रपाषाण संस्कृति की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? बताइए तो, ताम्रपाषाण काल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है आपके हिसाब से? केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ था, तांबे एवं पाषाण उपकरणों के समानांतर प्रयोग हुआ, या केवल लोहे के औजारों का प्रयोग है? तांबे एवं लोहे का साथ साथ प्रयोग हुआ। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर ये होगा कि दोनों का साथ साथ प्रयोग हुआ। किसके? तांबे एवं पाषाण उपकरणों का समानांतर प्रयोग हुआ है। ठीक, एक साथ प्रयोग होता था। ठीक, और ये क्या, कौन सा काल? संक्रमण का काल था। क्यों? संक्रमण का काल, संक्रमण काल। मतलब पत्थर से किधर? धातु की तरफ आते थे, धातु के हथियार बनने शुरू हो गए थे, धातु के। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित को प्राचीनतम से नवीनतम कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक ठीक, कौन पहले आया, कौन बाद में, कौन कौन कब आता है? ठीक, पहले कौन आएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्या? पूरा पाषाण काल। क्या चीज़? पूरा पाषाण। पहले पे कहाँ है? 2 किसमें? दो में आ रहे हैं, इसके मतलब कि हमारा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब आते हैं कौन सा, कौन सा? ठीक, पूरा पाषाण काल क्या आता है? मध्य पाषाण काल। क्या आता है? मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। ठीक, किसमें है? 2 के बाद 4 किसमें है? 2 के बाद 4 आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में। किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में, मतलब ये सही है, ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए शिकार एवं संग्रहण पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल में कृषि का उद्भव नहीं हुआ था, मानव जीवन मुख्यतः खाना बदोश था। इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर क्या होगा? AR दोनों सही, R सही व्याख्या है। AR दोनों सही, R सही व्याख्या नहीं है। A सही, R गलत है। A गलत, R सही। इसका क्या आंसर होगा? मध्य पाषाण काल मनुष्य जीविकोपार्जन के शिकार एवं संग्रहण पर निर्भर था। क्या बात सही है? हाँ सही है ये बात, क्योंकि मध्य पाषाण काल में कृषि का उद्भव नहीं हुआ था और मानव जीवन मुख्यतः क्या था? खाना बदोश था। इसके मतलब ये दोनों चीज़ें, ठीक, ये दोनों चीज़ें सही हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे शब्दों की पूर्ति करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया है? प्रागैतिहासिक स्थल और राज्य, कौन कौन स्थल कहाँ कहाँ हैं। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले भीमबेटका के बारे में आया है, आ गया क्वेश्चन ना। भीमबेटका हमारा कहाँ है? भीमबेटका कहाँ? MP। ठीक, भीमबेटका कहाँ? MP में। ठीक, कोल्डिवा, कोल्डिवा कहाँ है? कोल्डिवा कहाँ है? कोल्डिवा कहाँ है? कोल्डिवा, 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 कोल्डिवा कहाँ? UP। ठीक, UP। चिरांद कहाँ है? चिरांद है कहाँ? बिहार में। ठीक, तो ऑप्शन भीमबेटका A का C का 1, C का 1 किस में आ? C का 1 2 में आ रहे हैं, और तो फिर हम देख ले रहे कोल्डिवा। D का 4, D का 4, D का 4, D का 4 1 में आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या? D का 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? 1901, 1921, 1922, 1923, 35, कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज होती है 1921 में। कब? 1921 में। कौन खोजता है? दयाराम। कौन खोजते हैं? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक, और
1922 में किसकी खोज होती है? 1922 जो ये है 1922 में खोज होती है किसकी? मोहनजोदड़ो की, ठीक, मोहनजोदड़ो की, ठीक है। 1922 कौन मोहनजोदड़ो की खोज करता है? राखल दास बनर्जी, ठीक, राखल दास बनर्जी इसकी खोज करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे? 16 पे। 16 सिंधु सभ्यता किस स्थल से प्रसिद्ध नृत्य रत्न कहाँ से मूर्ति मिली है? कहाँ से मिलती है ये? कहाँ से बताइए? प्रसिद्ध नृत्य रत्न नारी मूर्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ मिलती है? बताइए कहाँ मिलती है? डांसिंग गर्ल जिसे बोला जाता है, डांसिंग गर्ल हमारी मिलती है कहाँ से? डांसिंग गर्ल हमारी मिलती है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, जो अपनी धातु कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को धार्मिक महत्व देने वाली विशेषता कौन सी है? बताइए तो कौन सी है? केवल शासक वर्ग हेतु आरक्षित थी, सामूहिक अनुष्ठानिक शुद्धिकरण स्नान के लिए, विदेशी व्यापारिक विश्राम स्थल के लिए, या फिर सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए? क्या इसमें सही है? इसमें हमारा सही है क्या? बी, सामूहिक अनुष्ठानिक शुद्धिकरण के लिए स्नान यहाँ होता था। क्या होता था? सामूहिक शुद्धिकरण का स्नान होता था, ठीक। गुजरात का हड़प्पा स्थल लोथल किस विशेष खोज के लिए महत्वपूर्ण है? लोथल किसके लिए महत्वपूर्ण है? विशाल अन्नागार साक्ष्य वहाँ मिले हैं, बंदरगाह मिला है, पशुपति मोहर की मूर्ति मिली है, या सर्वाधिक संख्या में मोहरों की प्राप्ति हुई है? इसका क्या सही है? इसका सही है हमारा क्या? लोथल से हमें मिलता है क्या? डॉकयार्ड मिलता है हमें। क्या? डॉकयार्ड मिला है, ठीक। लोथल से हमें क्या मिला? डॉकयार्ड। जिससे क्या मिलता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार क्या करते थे? किया करते थे। हड़प्पा व्यापारी समुद्री व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता एक परिपक्व नगरीय सभ्यता थी। क्यों? सुव्यवस्थित नगर नियोजन, परिष्कृत जल निकासी तंत्र एवं मानकीकृत ईंटों का प्रयोग इसके नगरीय क्षेत्र को सिद्ध करता है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है, या ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या सही नहीं है? ये सही, आर गलत, ये गलत, आर सही। क्या इसमें सही हो सकता है? बताइए दोस्तों, क्या सही हो सकता है इसमें? इसका है ए आर दोनों सही व्याख्या, क्योंकि सिंधु सभ्यता हमें पता है कि परिपक्व नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि सुव्यवस्थित नगर नियोजन वहाँ पाया जाता है, परिस्थिति जल निकासी पाई जाती है, मानकीकृत ईंटों का प्रयोग इसके नगरीय चरित्र को सिद्ध करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। दिया है हड़प्पाई स्थल विशेष सुमेलित करना है। कौन किसमें सुमेलित होगा? बताइए तो। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? कौन सा है भारत का? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? ए का कौन है? ए का हमारा होगा 4। ए का 4 किस में आता है? ए का 4 2 में, ए का 4 एक ही में आ रहा है इसमें, क्योंकि राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा पाया जाता है, ठीक। बाकी सारे 1 का बी का 1 कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते। कहाँ? जुते हुए खेत के साक्ष्य। कहाँ? जुते हुए खेत के साक्ष्य। धौलावीरा विशाल जलाशय तंत्र, बंदरगाह के साक्ष्य, लोथल से अभी हुआ है भारत का सबसे बड़ा वो। तो ऑप्शन नंबर ये सही हुआ 20। 21 हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में कौन से कथन सही हैं? मार्टिन ह्यूल ने आर्य आक्रमण को पतन का कारण माना, पर्यावरणीय परिवर्तन एवं नदियों के मार्ग परिवर्तन भी संभावित कारण थे, व्यापार एवं विस्तार की समृद्धि पतन का मुख्य कारण थी। क्या थी? क्या थी बताइए दोस्तों। क्या इसमें कौन सा क्यों इसमें सही है? बताइए कौन सा इसमें सही है? मार्टिन ह्यूल ने आर्य आक्रमण पतन का कारण माना, ये बात तो सही है। पर्यावरण परिवर्तन नदियों के मार्ग परिवर्तन के संभावित कारण, ये भी सही है। व्यापार का विस्तार समृद्धि पतन का कारण, ये गलत है। इसके मतलब कि एक, इसका मतलब क्या, कौन सा गलत है बताइए? ऑप्शन नंबर 21 में कौन सा? बी, केवल एक और दो सही हैं, ये सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 10, 12, 6। ऋग्वेद में कुल मिला कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल हैं। ठीक, 10 मंडल हैं। ठीक, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गायत्री मंत्र किस वेद में संग्रहित है? गायत्री मंत्र किस उसमें संग्रहित है? ठीक है, बताइए। गायत्री मंत्र किसमें है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद। ऋग्वेद के किसमें? तीनवें मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल। ठीक ठीक, क्या उसमें 62वें सूक्त। ठीक, किसे? सूर्य देवता, सूर्य देवता, सूर्य देवता, सविता को समर्पित, सविता को समर्पित, समर्पित, समर्पित ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था के स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह पूर्णतः जन्म आधारित थी, या धीरे धीरे कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित होती जा रही थी? पूर्णतः कर्म पर आधारित थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था पर कोई अस्तित्व नहीं था। बात हो रही किसके? उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था के बारे में। कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर बी, धीरे धीरे कर्म पे आधारित किसके? जन्म पे आधारित हो गए। किस पे? जन्म पे आधारित हो गए। ठीक, पूर्व वैदिक काल में उसमें कर्म आधारित थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वैदिक समाज की प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई कौन सी थी? जनपद, ग्राम, जन, राष्ट्र क्या था? प्रमुख राजनीतिक इकाई क्या थी? जनपद था, ग्राम था, जन था? नहीं, प्रमुख राजनीतिक इकाई हमें दिखाई देती है क्या? प्रमुख राजनीतिक इकाई हमें जन दिखाई देती है, सबसे महत्वपूर्ण। अब इसका प्रमुख कौन होता था? इसका प्रमुख होता था राजा। कौन? राजा होता था, राजा प्रमुख जन का। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वैदिक काल महिलाओं की सामाजिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में बेहतर थी, क्यों? ऋग्वेद में ईश्वरा पाले जैसे महिला ऋषियों की ऋषिकाओं का उल्लेख है। यार दोनों सही व्याख्या है। ये यार दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं है। ये सही गलत, आर गलत, ये गलत, आर सही है। क्या इसमें सही है? इसमें ए आर दोनों सही है, क्योंकि हमें कई ऋचाओं में इन महिलाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, इसका ये क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब में अलग अलग मामला है। किसका जोड़ा कौन सा बनेगा? बताइए तो, इसका जोड़ा कौन सा? ऋग्वेद में क्या आता है? ऋग्वेद में हमारा क्या आएगा? ऋग्वेद देव स्तुति किस में आएंगी? बी का वन किस में आ रहा है? बी का वन ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। किसमें? इसमें आ रहा है बी का वन, मतलब देवताओं की स्थिति किसमें? ऋग्वेद में। ठीक, ठीक, सी का वन मतलब सी का टू सामवेद, संगीतबद्ध गान का उल्लेख किसमें? सामवेद में आता है। तो ठीक, तो ऐसे क्या है कि ए यज्ञ का विधि विधान किसमें आए? यजुर्वेद में। अथर्ववेद में जादू मंत्र एवं लोक विश्वास किसमें आए? अथर्ववेद में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है। तो निम्नलिखित वैदिक साहित्य को रचना काल के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम वो करिए। पहले कौन सी चीज आती है? पहले 2 नंबर क्या? ऋग्वेद। क्या चीज? ऋग्वेद। दूसरे क्या है? ऋग्वेद 2। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? ऋग्वेद के बाद क्या आता है? ऋग्वेद के बाद आते हैं क्या? 3 ब्राह्मण ग्रंथ। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, ऋग्वेद के बाद कौन? ब्राह्मण, आरण्यक। उसके बाद आते हैं क्या? आरण्यक। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 किसमें है? 2, 3, 4 एक कौन सा ऑप्शन में है? ए हमारा ऑप्शन नंबर ये है, ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? कितने महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किसमें? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? प्रारंभिक राजधानी क्या? पाटलिपुत्र थी, राजगिरी थी, वैशाली थी, कौशाम्बी थी? क्या थी? प्रारंभिक राजधानी थी
ये राजगिरी थी, प्रारंभिक राजधानी मगध की। क्वेश्चन नंबर 31, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महापद्मनंद, शिशुनाग, कालाशोक? महापद्मनंद था। ठीक, महापद्मनंद नंदवंश का वो था, शासक था। ठीक, जिसने कौन थी? एकराट सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि? ठीक, धारण की थी। ठीक है, उसने क्षत्रियों को पराजित किया था। इसने महापद्मनंद ने क्षत्रियों को पराजित किया था। फिर मगध के उत्कर्ष में निम्नलिखित कौन सा कारण सर्वाधिक निर्णायक था? कौन सा? समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, अनुकूल भौगोलिक स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, विदेशी शक्तियों और सैन्य सहायता, या धार्मिक प्रभुत्व, या ब्राह्मणों का समर्थन? क्या था इसमें? बताइए क्या था इसमें सही? इसमें यह था अनुकूल भौगोलिक प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। ये बहुत बड़ा रीज़न था, ये बहुत बड़ा रीज़न था मगध के उत्कर्ष में। मगध के उत्कर्ष में ये अच्छी तरीके से वैशाली लिच्छवी गणराज्य को विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रों में एक माना जाता है। वैशाली में निर्वाचित प्रतिनिधियों की परिषद सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की संसद सदृश संस्था थी। क्या थी उसमें? क्या थी? यार दोनों सही, आर सही व्याख्या है, या यार दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं, ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है। क्या इसमें सही है? वैशाली में 7707 राजा की परिषद थी, सामूहिक नेतृत्व और चुनाव प्रक्रिया इसे गणतंत्र बनाती है। तो इसके मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा? ये है, ए आर दोनों आर सही व्याख्या है। अब सुमेलित के लिए दिया गया है, कौन सा सुमेलित किसमें है? कोशल की राजधानी क्या थी? कोशल की राजधानी बीकवन, श्रावस्ती। कोशल की राजधानी क्या थी? बीकवन। किसमें? बीकवन 2 में आ रहे हैं। अच्छा, उज्जैनी। अवंती 1 उज्जैनी। 1 किस में आ रहा है? 1 मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, नंदवंश पर शासन कर राजवंशों को कालानुक्रमिक रूप से वो कीजिए। कौन सा किस काल में रहा है? नंदवंश कब रहा है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहले पे क्या है? पहले पे हर्यक वंश आया। कौन? हर्यक वंश। ठीक, फिर आता है नंदवंश। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन? 1 सही है। हर्यक वंश कितना रहा? हर्यक वंश रहा हमारा 544 BC में। ठीक, BC में। ठीक, फिर आता है शिशुनाग वंश 413 BC। शिशुनाग। ठीक, उसके बाद नंद आते हैं। नंदों ने 345 BC। फिर मौर्य आते हैं, 321 मौर्य। ठीक, इस तरीके से दोस्तों हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि 70 क्वेश्चन का अपना वो मैं रोज़ प्रैक्टिस सेट लगवा दूँ। अच्छी तरीके से आपका भी रिवीजन हो जाएगा, मेरी भी मतलब धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी। आप भी देख लीजिए कितना आपका सही हो रहा है, कितना नहीं सही हो रहा है। धीरे धीरे बताइए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि 4-5 वीडियो मुझे बनाने रहते हैं तो समय लगता है सब बनाना, फिर उसे वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करके उसे अपलोड करना, समय की वो है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये अपना 70 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट का और 30 क्वेश्चन वो दोनों का मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँ, जिससे आपकी भी तैयारी बेहतर हो जाए, मेरी भी तैयारी, हम लोग इससे एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ।